हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रिजेश मौर्य है और आपका स्वागत है बीएम लॉ क्लास में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्शन 18 या सेक्शन 18 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो बात करता है अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन स्पेशल केसेस। इन स्पेशल केसेस आज हम इसकी बात करेंगे। हम क्या पढ़े थे? 14 चैप्टर पढ़े थे, इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में पढ़े थे। ये हमारी थर्ड वीडियो है, ये हमारी थर्ड वीडियो है। नाउ दिस सेक्शन डील विद द एलिजिबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल क्रेडिट। इन्होंने बताया है कि ये जो भी स्पेशल केस है इनमें अवेल इसमें कैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करा जाए इसकी बात करी गई है और इनकी एलिजिबिलिटी कब होती है इनकी बात भी करी गई है सेक्शन 18 में। सबसे पहले क्या है? अ पर्सन हैज अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर द एक्ट। A person who take the registration under the section 225 section 3 25 section 3 किसकी बात करता है? वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन की बात करता है। वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन जिसका अभी भी जो पर्सन है उनका भी 40 लाख या फिर 20 लाख टर्नओवर हुआ भी नहीं है, तब भी वो चाहते हैं कि मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराऊं, तो उन लोगों की बात करी गई सेक्शन 25 सब सेक्शन 3 में। देन वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन सीज टू पे टैक्स अंडर द सेक्शन 10 कंपोजिशन लेवी। कंपोजिशन लेवी की बात करी गई है इसमें। इसका मतलब जब कंपोजिशन लेवी जिन्होंने चूज कर रखा है, जिन्होंने चूज कर रखा है, अगर वो उस चीज को बंद कर देते, कंपोजिशन लेवी से सीधा नॉर्मल टैक्सेशन पे आ जाते हैं, तब उन्हें कैसे अवेल होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट? क्योंकि कहा गया है कि सेक्शन 10 के जो पर्सन हैं जिन्होंने कंपोजिशन स्कीम चूज कर रखा है वो अवेल नहीं कर सकते आईटीसी। सिंपल आपने पढ़ा होगा सेक्शन 10 में। नाउ वेयर एन एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन बिकम अ टैक्सेबल सप्लाई। अब जो एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हैं, आप एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हैं, अब क्या होता है कि गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आता है कि जो एग्जेम्प्ट सप्लाई है वो अब टैक्सेबल होगा, वो अब टैक्सेबल होगा। एग्जाम सप्लाई जो आपकी है वो क्या होता है कि नोटिफिकेशन जब आता है, नोटिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आता है कि जो आपका एग्जाम गुड है, एग्जाम गुड है वो टैक्सेबल हो गया, वो अब टैक्सेबल हो गया, तो जो एग्जाम गुड है उस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसा लिया जाए उसकी बात भी इसमें करी गई है। चलते हैं आगे। Now, subject to such condition and restriction as may be prescribed, a person who has applied for the registration under this act within a 13 day from the date on which he become the liable for the registration and has been granted such registration shall be entitled to take credit of input tax credit in respect of input held in stock and input contained in semi-finished finished goods held in the stock on the day immediately preceding the day from which become the liable to pay tax under the provision of tax। इसमें क्या कहा गया? इसमें ये कहा गया कि जो भी पर्सन मान लिया जाए कि वो 1 जून को लायबल हो जाता है फॉर द रजिस्ट्रेशन। अब ये 1 जून से 30 जून तक अगर वो विद इन 13 जून तक अगर वो रजिस्ट्रेशन करवा लेता है, विद इन 13 जून तक वो रजिस्ट्रेशन करवा लेता है, तो जो भी उसके फिनिश्ड इनपुट स्टॉक होंगे या फिर इनपुट सेमी फिनिश्ड या फिनिश्ड गुड होंगे उन पर वो लायबल होगा इमीडिएटली प्रीसीडिंग डे में कि वो उस पे अवेल कर सके इनपुट टैक्स क्रेडिट। नाउ अ पर्सन हु टेक रजिस्ट्रेशन अंडर subsection 3 of section 25 shall be entitled to take credit of input tax in respect of input held in stock and input contained in semi-finished or finished good held in stock day on the day immediately preceding the day of grant of registration। जिस दिन उसका ग्रांट होता है रजिस्ट्रेशन क्या होता है कि जब हम लायबल होते हैं उसके अगले दिन से हमारा क्या हो जाता है, उसके अगले दिन से ही हम इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। मगर जब हम वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो जिस दिन हमें रजिस्ट्रेशन ग्रांट होता है उस दिन से हम लायबल होते हैं फॉर द इनपुट टैक्स क्रेडिट, अवेल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो वही बताया गया है इस चीज में। नाउ वेयर एनी रजिस्ट्रेशन पर्सन सीज टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10, अगर कोई भी पर्सन सेक्शन 10 में जो टैक्स पे करता था अब वो नहीं कर रहा, वो बंद कर चुका, खत्म कर चुका, वो ले सकता है एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट इनपुट टैक्स in respect of input held in stock into contain semi finished finished good
highly in stock, and the capital good on a day immediately preceding the day become the liable to pay tax under section 9. Now, वेयर एग्जाम्प्ट सप्लाई, सिंपल सी बात कहेगी कि एग्जाम सप्लाई जो भी है सर्विस है बोथ है बाय रजिस्टर्ड पर्सन बिकम अ टैक्सेबल प्राइस। जो भी आपका एग्जाम सप्लाई था वो क्या हो गया है, अब टैक्सेबल सप्लाई हो गया है। सो सच पर्सन शैल बी लायबल एंटाइल्ड टू टेक input tax credit in respect of input held in stock and input containing semi-finished, finished good held in stock relatable to such exempt supply and a capital goods exclusively used for the exempt supply। अब इन्होंने कहा कि जो भी आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है, इनपुट टैक्स क्रेडिट है ऑफ एग्जाम्प्ट सप्लाई, जो अब क्या बन चुका है टैक्सेबल सप्लाई, आप ले सकते हैं सेमी फिनिश्ड गुड हो, इनपुट गुड हो या फिनिश गुड हो, उस पर आप ले सकते हैं। मगर वो जो भी इनपुट जितने भी गुड्स होंगे, सिंपल सी बात है कि जितने भी गुड्स होंगे वो केवल किसके लिए यूज होना चाहिए था, एग्जाम सप्लाई के लिए यूज होना चाहिए था। ठीक है। नाउ अब इसमें दिया हुआ है time limit for ITC. A registered person shall not be entitled to take credit input tax credit under subsection 1 in respect of any supply or good or service or both after expiry of 1 year। यहाँ पे ध्यान देना 1 year। इन्होंने कहा कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 में है, 1 में है, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट कब लेगा, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर नहीं ले सकता। विद इन 1 ईयर के अंदर उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना होगा, अवेल करना होगा। Now, here the maximum time limit for availing input tax credit is 1 year. Invoice more than 1 year old are not eligible for the input। सिंपल सी बात कहेगी, कोई भी इनवॉइस अगर मान लिया जाए इनवॉइस इशू करी गई है फर्स्ट जून को 2022 को, तो इसे सेकंड जून 2023 से पहले उसे अवेल करना पड़ेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर इसके बाद करते हैं तो उसे उन्हें इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा। नाउ इन केस ऑफ सेल, मर्जर, डिमर्जर, अमलगमेशन, लीज और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, इन केस में हम कैसे इनपुट टैक्स अवेल करेंगे इसकी बात करेंगे। सो सेक्शन 18 सबसेक्शन 3 बोलता है वेयर देयर इज अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, और कोई भी चेंज जो होता है ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन ऑन द अकाउंट ऑफ सेल, मर्जर, डिमर्जर, अमलगमेशन, लीज या फिर ट्रांसफर ऑफ बिजनेस विद स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी और ड्यू the death of the sole proprietor, the said registered person shall be allowed to transfer input tax credit with remain unutilized in electronic credit ledger to such sold, merger, demerger, amalgamation, lease और ट्रांसफर बिजनेस इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। इन्होंने कहा कि मान लिया जाए ए है, बी है, या मान ले ये ए जो है ये सोल प्रोप्राइटरशिप चलाते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप चलाते हैं। अब इन्होंने सोल प्रोप्राइटरशिप चलाते हैं तो इन्होंने नॉमिनी भी एक लिखा होगा, नॉमिनी भी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इन्होंने नॉमिनी का नाम भी लिखा होगा। तो अगर इनकी डेथ हो जाती है, तो बी के पास सारी की सारी जितनी भी अथॉरिटी है वो बी के पास चली जाएगी। तो जब बी के पास जाती है तो इन्हें जितना भी इनपुट टैक्स क्रेडिट अभी बचा होगा अनयूटिलाइज होगा वो भी ट्रांसफर करी जाएगा बी को फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ रिमेनिंग input tax credit। Now, reversal of the ITC on switching to composition levy or exit from the tax paying status according to section 18 subsection 4 read with the rule 14 सब GST रूल। अब ये जितने भी हैं आपको ये हो गया, ठीक है, और बताता हूं ये हो गया, ठीक है, और ये दोनों चीज जो हैं आपकी, सॉरी, आपका 18 सबसेक्शन 4 18 सबसेक्शन 5 ये आपको एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ आएगा, एग्जांपल से बहुत बहुत अच्छे से समझ आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर एनी टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑप्ट टू पे अंडर द section 10 or where the good or service both supply by become the only exempt, he shall pay an amount by way of debit in the electronic credit ledger or electronic cash ledger equivalent to credit of input tax in respect of input held in stock, input containing semi-finished, finished good held in capital goods reduced by such percentage on the point as may be prescribed
by the 5% of per quarter of year or part thereof from the date of invoice of such goods। इन्होंने सिंपल सी बात कही है, इसमें मैं एग्जांपल से कहूंगा कि अगर कोई भी पर्सन जो इनपुट टैक्स क्रेडिट कर रहा है ऑफ टू पे टैक्स, जो क्या है कि जो टैक्सेबल पर्सन है, अगर वो सेक्शन 10 में आ जाता है, सेक्शन 10 में आ जाता है, वो कहता है कि मैं पहले ही टैक्सेबल पर्सन था, अब मैं कंपोजिशन लेवी के अंदर टैक्स पे करूंगा, तो जितने भी टैक्सेबल पर्सन के इनपुट टैक्स क्रेडिट थे, इनपुट हेल्ड गुड्स थे, सेमी फिनिश थे, फिनिश, उन पे वो अवेल कर सकता है। बट एक रिमेनिंग पॉइंट पे वो 5% से हम घटा देंगे, वो मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल से, बस मैंने बताया है कि कैसे होता है। तो वो करके हम जितना भी बचता है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट लेंगे। कैसे, वो आते हैं, हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल से हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा दोनों का। वो जो सेक्शन 18 सबसेक्शन 4 है, सेक्शन 18 सबसेक्शन 5 है, दोनों चीजों के। नाउ अ पर्सन हु इज अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन, यहां से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट लिख लेना। Person who has applied for the registration within a 13 days from the date on which he is become the liable to registration and has been granted such registration, he can claim ITC on input held in the for raw material, work in progress, finished goods as the date immediately preceding day from which he become the liable। जिस दिन वो लायबल होते हैं उसके एक दिन पहले से वो लायबल हो जाते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट हेल कर सकते हैं। जिस दिन जो पर्सन लायबल हो जाता है फॉर द रजिस्ट्रेशन, जो पर्सन हो जाता है लायबल और वो रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं विद इन 13 डेज। ITC must be available within 1 year from the date of invoice by the supplier। Second, a person who isn't liable to registration per se but can obtain voluntary registration according to section 25 सेक्शन 3। उन्होंने कहा कि जो पर्सन लायबल नहीं है रजिस्ट्रेशन बगैर, तब भी वो रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, तो ही कैन क्लेम ITC ऑन इनपुट हेल्ड इन अ फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डे ऑफ रजिस्ट्रेशन इमीडिएटली। अब इन्होंने कहा कि जिस दिन उन्हें रजिस्ट्रेशन ग्रांट होता है उस दिन एक दिन से पहले ही वो लायबल हो जाते हैं जो वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, और ये अवेल कर सकते हैं विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लाई। अब ये दो चीजों की, ये भी हमने ऊपर वही है, सेक्शन 18 सबसेक्शन 4 और सेक्शन 18 सबसेक्शन 5। अभी एग्जांपल के साथ मैंने कहा था, हम देखते हैं एग्जांपल। यहाँ पर 3 एग्जांपल है। पहला, Mr. B become the liable to pay tax 1st August and has obtained the registration 17 अगस्त। 17 अगस्त। अब इन्होंने कहा कि वो लायबल किस दिन हो जा रहे हैं, 1 अगस्त को, और रजिस्ट्रेशन कब करवा ले, 17 अगस्त को, 17 अगस्त को। तो इन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन, अब यहाँ पे देखिए कि जिस दिन लायबल हो रहे हैं ये वॉलंटरी नहीं करवा रहे, तो विद इन 13 डेज के अंदर ये क्या करवा ले रहे हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले रहे हैं। 14, तो किस दिन से होंगे, जिस दिन वो लायबल हो उस दिन एक दिन से पहले ही। How he will be hence entitled to tax ITC effective 1st July on the input जैसे raw material, finished good, capital good, work in process or except and the capital good। Simple। Now he must be noted that if application is not made within a 13 days, then he will be able to claim ITC effective from the date of grant of such registration। अगर वे विदिन इन 13 डे, मान लिया जाए कि 2 सितंबर होता, तो उन्हें क्या होता, वो लायबल होते किस चीज के लिए, कब होते, जब उन्हें ग्रांट होता है सच रजिस्ट्रेशन। जब होगा ग्रांट होगा रजिस्ट्रेशन तभी से लायबल होंगे। अगर वो विद इन 13 डे कर लेते तो जिस दिन से वो लायबल होते हैं फॉर द रजिस्ट्रेशन उसके एक दिन पहले से वो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। ये हमारा रजिस्ट्रेशन। दूसरा, सेक्शन 18 सबसेक्शन 4 और सेक्शन 18 सबसेक्शन 5 के लिए है, ये दोनों के लिए ही एग्जाम्पल दे रखा है। नाउ एग्जाम्पल पढ़ते हैं। मिस्टर कैप, ये भी याद रख लेना, सॉरी फॉर द मिस्टेक, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में आ चुका है, तो इसलिए इसे भी ध्यान देंगे क्योंकि कैसे सॉल्व करना है। नाउ मिस्टर सी एक्वायर कैपिटल असेट्स ऑन द 1st April 2020 and यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एग्जम्प्ट सप्लाई ओनली। और क्या हुआ कि जो कैपिटल असेट्स हैं उन्होंने 1st April 2020 को खरीदा, और वो जो कैपिटल असेट्स का यूज कर रहे थे, किस लिए यूज कर रहे थे, एग्जाम सप्लाई के लिए यूज कर रहे थे। नाउ इन द नवंबर 2021
ही सप्लाईज बिकम द टैक्सेबल सप्लाई। अब ये मान लीजिए कोई भी गुड्स बनाते हो, जो गुड्स बना रहे थे वो अब क्या हो गया, लायबल हो गया फॉर द टैक्सेबल इन द नवंबर। नाउ द कॉस्ट ऑफ असेट्स was 2,50,000 and 18% was the charge on it। 18% the charge, 80% क्या लगा इसका, जीएसटी लगा। नाउ हेंस इतना क्वेश्चन आएगा। नाउ हेंस द आईटीसी अप्लाई इन 2,50,000, 80% was the 45,000। ये क्या है कि उन्होंने आईटीसी इनकम टैक्स पे करा, इनकम टैक्स जो उन्होंने कैपिटल असेट्स खरीदा था उन पे उन्होंने 45% और 45,000 उन्होंने क्या टैक्स पे करा। टैक्स पर इसका मतलब ये इनपुट टैक्स पे करा है, इनपुट टैक्स उन्होंने पे करा है। सिंपल, क्योंकि इसके वजह से हम क्या बना रहे हैं, रॉ मटेरियल आउटपुट बना रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, इनपुट और सेट्स हो गया। तो इन्होंने टैक्स पे कर रखा है 45,000। नाउ नंबर ऑफ द क्वार्टर देखेंगे, हम क्या पढ़ रहे थे, 5% ऑफ एवरी क्वार्टर ये पढ़ रहे थे हम ऊपर, अभी पढ़ रहे थे तो सेक्शन 18 सबसेक्शन 4 एंड सबसेक्शन 5 में। तो हम क्या करें, नंबर ऑफ क्वार्टर यूजेस दैट हैव elapsed बिटवीन द अप्रैल 2020 टू नवंबर 2021। अब हम इसमें मैं अभी बता दे रहा हूं, हम करेंगे किसके, सीरियल वाइज। पहला हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले निकालना पड़ेगा आईटीसी। पहला हमारा स्टेप क्या है, आईटीसी निकालना। दूसरा लेस करना है हमें नंबर ऑफ क्वार्टर, जितने हम नंबर ऑफ क्वार्टर हैं उन्हें हमें क्या करना है, जितने हमारे नंबर ऑफ क्वार्टर हैं उनसे इनटू कर देना है 5% से, 5% से। तो पहले क्या, हमें नंबर ऑफ आईटीसी निकालना है। दूसरे हमें क्या करना है, दूसरा स्टेप लेस नहीं करेंगे, दूसरा हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ क्वार्टर कैलकुलेट करना है। तीसरा हमारा क्या है कि कितने परसेंट, हमने कितने परसेंट पढ़ा था सेक्शन 18 सबसेक्शन 4 में कि 5% ऑफ ईच क्वार्टर। देन इन दोनों को क्या करना है, आपको गुणा कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है इन दोनों को। तो जितना आएगा उसका इससे हम निकालेंगे। नाउ देखते हैं कैसे हुआ है। जैसे यहां पर दे रखा है, ये थोड़ा ज्यादा पूरा खराब हो गया, इससे पहले मिटा ले रहा हूं, आपको सही से समझाता हूं। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, अब इन्होंने कहा कि आईटीसी ले लिया यहाँ पे, ठीक है, जितना आईटीसी उन्होंने कैपिटल एसेट्स पे जितना टैक्स दिया था वो पहले ले लिया, ठीक है। दूसरा, नंबर ऑफ क्वार्टर यूजेस दैट हैव elapsed बिटवीन द अप्रैल टू नवंबर। अप्रैल, इन्होंने कैपिटल अप्रैल जो है उस दिन असेट्स खरीदा था, और एग्जाम सप्लाई किस दिन वो टैक्सेबल सप्लाई होगी, वो था नवंबर। तो हम इन दोनों के बीच, जिस दिन एग्जाम था, जिस दिन खरीदा गया और जिस दिन वो टैक्सेबल सप्लाई बना, इन दोनों के बीच कितने क्वार्टर हुए वो पहले कैलकुलेट करेंगे। तो अब अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, फर्स्ट क्वार्टर। दूसरा जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, दूसरा क्वार्टर, ठीक है। फिर अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, ये थर्ड क्वार्टर। तो ये क्या हो गए, 2020 के हो गए, ठीक है। अब फिर चलते हैं, जन हो गया, फेब हो गया, मार्च हो गया, फोर्थ क्वार्टर, ठीक है। अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, फिफ्थ क्वार्टर, जुलाई हो गया, अगस्त और सितंबर, सिक्स क्वार्टर, फिर अक्टूबर एंड नवंबर, सेवन क्वार्टर। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको पूरा क्वार्टर नहीं देखना, पूरा क्वार्टर नहीं है, मान लीजिए केवल अक्टूबर भी होता तब भी वो एक क्वार्टर गिना जाता, क्योंकि वो
जो नेक्स्ट है उसमें क्वार्टर में इंक्लूड हो गया। अगर वह अक्टूबर होता है, अक्टूबर छोड़ के 15 दिन और होता, तभी वो पूरा का पूरा क्वार्टर गिना जाएगा। ठीक है, तो ये नवंबर 2 महीने भी दिए हुए हैं, तब भी वो क्या गिना जाएगा, पूरा का पूरा क्वार्टर 3 मंथ का गिना जाएगा, काउंट करा जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे 7 बी से काउंट कर लिया है। अगर यहाँ 15 नवंबर छोड़ के 15 डे भी होता, तब भी वो पूरा का पूरा क्वार्टर कैलकुलेट करा जाता। तो हमारे पास नंबर ऑफ क्वार्टर कितने हो गए, 7। यहाँ पे 7 लिख दिया। नाउ हाउ hence there would be the reduction of 5% per quarter। अब हमने पढ़ा था कि हर ईच क्वार्टर 5% ऑफ रिडक्शन होगा ईच क्वार्टर। तो हमारे पास कितने क्वार्टर है, 7, 5%। तो इन दोनों क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 7 × 30 35। सो 75 जो हमारा है, सॉरी 4500 है, उसका 35% निकालते हैं। 35% जितना हमें टैक्स मिला है, जितना हमने टैक्स दिया, उसका हमें 35% कैलकुलेट करना है। 35% कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 15,750 ₹15,750 आएगा। तो इन दोनों को माइनस करेंगे, जो हमारा बचेगा वो उसी का हम अवेल कर, इतने ही रुपए का हम क्या करेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। किसका परसेंट निकालना है, हमने जो इनपुट टैक्स पे करा है उसका परसेंटेज निकालना है। क्या परसेंटेज, 5% ऑफ द ईच क्वार्टर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नाउ आगे चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ जैसे वॉलंटरी का था, मिस्टर जेड अप्लाई फॉर द वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ऑन द 1 सितंबर एंड ग्रांट सच रजिस्टर 9 सितंबर। तो हमने क्या, जब वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन होगा तो जिस दिन उसे रजिस्ट्रेशन ग्रांट करा जाएगा, उससे एक दिन से पहले ही वो अलाइबल होगा फॉर द इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो यहाँ पे हैंस ही विल एंटाइल टू इफेक्टिव 8 सितंबर ऑन द रॉ मटेरियल फिनिश गुड एक्सेप्ट द कैपिटल गुड। नाउ अब बात करते हैं, ये ऊपर हमने पढ़ लिया वही चीजें। अब यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो कुछ इंक्वायरी है या फिर कुछ क्वेश्चन है, उन्हें हमें क्लेरिफाई कर लेना है, क्योंकि वो एग्जाम में आ सकते हैं, वो एग्जाम में आ सकते हैं। उन्हें क्लेरिफाई करना हमें सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे in case of demerger provision, the rule of 41 sub-rule 1 of CGST Rule 2017 provide that input tax credit shall be apportioned in the ratio of the value of assets new unit as specified demerger some scheme. However, it is not clear whether the value of assets of new unit is to be considered at the state level और द ऑल इंडिया लेवल। इन्होंने कहा कि जो भी डिमर्जर के केस में, कोई भी डिमर्जर के केस में अगर कोई भी यूनिट बचा हुआ है, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट, अगर उसका प्राइस हमें जो लेना है, अगर हमें प्राइस जो लेना है और जो उसे हमें कंसिडर करना है, वो स्टेट लेवल पे करना है या फिर ऑन इंडिया लेवल पे करना है। तो सिंपल सी बात है, जब आप क्लैरिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें यही बताया होगा कि आपको जब भी असेट्स जो है वो हरदम स्टेट लेवल पे होगा, ना कि ऑल इंडिया लेवल पे करा जाएगा। नाउ जैसे यहाँ पे इलस्ट्रेशन दे रखा है, समझा देते हैं। अ कंपनी XYZ इज रजिस्टर्ड इन द टू स्टेट। मान लीजिए ये XYZ रजिस्टर है, XYZ रजिस्टर कंपनी है, ये रजिस्टर है MP में, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में भी, दोनों जगह रजिस्टर है। देन इट्स टोटल वैल्यू असेट्स इज रेस 100 करोड़, और जिसकी वैल्यू ऑफ असेट्स है वो 100 करोड़ रुपीज है। while its assets in the state MP and UP are the 60 crore and 40 crore respectively। इसका मतलब जो मध्य प्रदेश में है असेट्स की कीमत 60 करोड़ है और जो यूपी में है वो 40 करोड़ रुपीज है। ठीक है, नाउ इट डिमर्ज अ पार्ट ऑफ इट्स बिजनेस टू अ कंपनी ABCD। डिमर्ज हो जाती है जो ABCD का पार्ट होता है। अ पार्ट ऑफ सच डिमर्ज असेट्स ऑफ XYZ अमाउंटिंग टू 30 करोड़ आर ट्रांसफर टू ABC। अब इन्होंने कहा कि जब भी डिमर्ज होती है तो XYZ, जितना भी XYZ है, वो उसका 30 करोड़ रुपीज जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है AB को,
बी सी को। नाउ इन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, इन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का मतलब ये जो 30% 3 करोड़ है XYZ का 3 करोड़ है, उसे मध्य प्रदेश में एक ABC लिमिटेड है उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। While the assets of amounting 10 करोड़ only are transferred to ABCD in UP, और जो 10 करोड़ है 10 करोड़ है वो यूपी में ट्रांसफर कर दिया जाता है, यूपी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। Then total assets amounting to 50 crore at a all India level are transferred from the XYZ to, अब ऑल इंडिया लेवल पे करा जाए तो कितना हो गया, 40 करोड़ रुपए 40 करोड़ रुपए ट्रांसफर करे गए ऑल इंडिया लेवल पे, ठीक है, XYZ ने किसको, ABC को। मगर स्टेट लेवल में करा जाए तो 30 करोड़ MP में, मध्य प्रदेश में, और 10 करोड़ किसे, यूपी में करा गया एंड द स्टेट लेवल। Then the utilization of ITC XYZ in a state of Madhya Pradesh shall be transferred to be ABC on the basis of ratio of value assets in state in Madhya Pradesh, that is the 30 upon में 60, that is a 0.5% utilization of ITC होगा। इसका मतलब सिंपल सी बात कहेगी कि हमने स्टेट लेवल पे देखा, स्टेट लेवल इसका मतलब अगर ए बी जो XYZ है वो अगर अवेल करना चाहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो 0.5% ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो लिया है इन्होंने वो स्टेट लेवल पे लिया है, ना कि नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ऑल इंडिया रेशियो ऑफ द असेट, दैट इज अ 40%, 40 अपॉन में 100, दैट इज 0.54, दैट सिट आपको क्लियर होगा। जब भी हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है इन द केस ऑफ न्यू यूनिट, अगर ट्रांसफर करा जा रहा है, इन द केस ऑफ डिमर्जर, तो हमें स्टेट लेवल पे लेना, ना कि ऑल इंडिया लेवल पे। एग्जांपल आपने देख लिया। नाउ is the transfer required to be file the GST ITC 02 in all the state where it is registered? No. Transfer is required to file the form GST ITC only in those state where the both transfer and transfer are registered. ये नहीं कि जहां जहां आप रजिस्टर हैं, जहां जहां आप रजिस्टर्ड हैं वहां आपको फाइल करने की जरूरत नहीं है GST ITC 02, आपको वहीं केवल फाइल करने की जरूरत है जहां पे ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी दोनों रजिस्टर है, दोनों रजिस्टर है। देन ट्रांसफर के लिए कौन सा हमें फॉर्म जरूरत होता है, फॉर्म नंबर GST ITC 02। नाउ आगे, the provision of Rule 41 Sub-Rule 1 of the GST rule explicitly mention demerger or the form of the business reorganization where the part of business is halved off or business in transfer as a going concern, etc. have not been covered in the said rule. Where the business reorganization result in the partial transfer of business assets along with the liability, whether the provision to Rule 41 sub-rule 1 of the GST rule shall be applicable to calculate the amount of transfer of ITC। इन्होंने कहा कि अगर पार्शियल बिजनेस है, पार्शियल बिजनेस अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या सेक्शन रूल 41 सब रूल 1 एप्लीकेबल होगा फॉर द कैलकुलेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ITC, जो हम स्टेट लेवल और ऑल इंडिया लेवल पे कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ठीक, यस होगा, जो भी हमने रूल 41 सब रूल 1 में पढ़ा वो सेम एप्लीकेबल होगा, क्यों ना पार्शियल ही ट्रांसफर करा जाए। नाउ where the ratio of value of assets as prescribed under the provision rule 41 sub rule 1 of the GST rule shall be applied in respect of each of the head of input tax credit, that is CGST, IGST, IGST assets? No. इन्होंने कहा कि नहीं, जो भी आपका परसेंटेज, आपका वो वैल्यू निकली, आपकी रेशियो निकली है, वो हर एक की चीज पे एप्लीकेबल इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए नहीं होगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, द ITC बैलेंस ऑफ ट्रांसफर एक्स in a state of Maharashtra under CGST, HGST, IGST had a 5 lakh, 5 lakh and 10 lakh। इसका मतलब M में जो महाराष्ट्र है, CGST जो हमारा है, और HGST और IGST 5 लाख, 5 लाख और 10 लाख है respectively। Pursuant to scheme of demerger, X transfer 60% of assets transferee B. According the amount of ITC transfer from A to B shall be 60% of 20 lakh
टोटल सम ऑफ जीएसटी क्रेडिट दैट इज 20 लाख। इन्होंने ये नहीं कहा कि आपको हर में आपको जितना, मान लीजिए इन्होंने क्या करा है 60%, तो इसका ये नहीं कि 60% इसका 60% इसका 60% इसका 60% इसका, ऐसे नहीं करना। आपको पूरा कैलकुलेट करना है जितनी भी आपका जितना आपका टैक्स दिया गया जीएसटी जीएसटी आईजीएसटी में आपको कैलकुलेट करना है, दैट इज 20 लाख। उसके बाद 60% कैलकुलेट करके आपको अवेल करना है इनपुट टैक्स क्रेडिट। सिंपल, ये बताया गया है। नाउ how to determine the amount of ITC? There is the ITC that is to be transferred to the transfer under the each tax head GST, IGST, SGST while filing the form of GST. The total amount of transfer to transfer, that is the sum of GST, UTGST, IGST credit should not be exceed the amount of ITC to be transferred as determined under sub rule of 1 of 41 of GST. However, the transfer shall be liberty to determine the amount to transfer under each tax head, that is within the total amount subject to ITC balance available ट्रांसफर अंडर द कंसर्न टैक्स एक्ट। इन्होंने कहा कि जब भी आपको अवेल करना है इनपुट टैक्स क्रेडिट जो हमने अभी ऊपर कैलकुलेट करा ऑल ऑफ द, वो कभी भी जो आप 41 सब रूल 1 में कैलकुलेट कर उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। Then, in order to calculate the amount of transferable ITC, the apportionment of formula under proviso to Rule 41 of Sub-Rule 1 of the GST rule had to be applied to unutilization of balance of transfer. Unutilized जो बच गया है अभी ITC क्या, however it is not clear to which date shall be relevant to calculate the amount of unutilization even balance of transfer। उन्होंने कहा कि अभी भी क्लियर नहीं हुआ है कौन से डेट, किस दिन से ले हम कि किस दिन से हम ले कि आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो कैलकुलेट करा जाएगा कि आपने यूज नहीं करा। तो यहाँ पे कहा गया है वेयर द there is a change in the constitution of registered person on the amount of sale, merger, demerger, amount, deletion, lease or transfer the business with a specific provision for transfer of liability, the said registered person shall be allowed to transfer input tax credit which remain unutilized electronic credit ledgers are sold or demerger transfer business as may be prescribed. Simple. Now आगे चलते हैं। Which date shall be relevant for the calculate of ratio of value assets as prescribed in the 40 rule 41 sub rule according to section 2, according to section 232 subsection 1 subsection 6 of the Company Act 2013, the scheme under the scheme section clarity indicate appointment date, क्या appointment date shall be relevant calculate the ratio of assets, that is appointment date from which it shall be effective and scheme shall be deemed to be effective from the such a date not the day subsequent to appointment date। इन्होंने कहा कि जिस दिन स्कीम अप्रूव हो जाता है या मान लीजिए कि अप्रूव कर दिया गया है वही हमारा इफेक्टिव अपॉइंटमेंट डेट कहलाएगा और उसी दिन से हम कैलकुलेट करेंगे। सिंपल। नाउ a registered person should furnish the detail of change in constitution on the common portal and submit a certificate from the practicing chartered accountant, cost accountant certify that change in constitution has been done with the specific provision for transfer of liability। सिंपल सी बात कही गई कि जब भी आप कोई भी चेंज करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कोई भी ट्रांसफर कोई भी सोल या फिर डिमर्जर मर्जर होता है तो आपका सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा फ्रॉम द प्रैक्टिस कंपनी से practice chartered accountant or cost accountant। Upon the acceptance of such detail by the transferee on the common portal, the unutilized ITC grade credit to electronic credit ledger। और ये सब हम जब फर्निश करते हैं फॉर्म डीटी सर्टिफिकेट फर्निश करते हैं तभी आपका जो अनयूटिलाइज आईटीसी है वही आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ट्रांसफर करा जाएगा। नाउ 25 enable the taxpayer to obtain separate registration for the multiple place of business in state union territory। The registered person transfer have separate registration for the multiple place of business within a state or union territory can transfer unutilization ITC wholly or partially lying in the electronic credit ledger to or any or all the newly registered place of business in a ratio of value assets held them at the time of register। सिंपल। तो ये हमारा हो गया आपका सेक्शन 18। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गुड्स सेंट टू जॉब वर्कर।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफी। अगर आपने कुछ भी सीखा है सो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।